तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप देखोगे पीछे तो आपको दिख रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पेपर 2 की, ठीक है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसका जो नया सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और आपका यहाँ पर बाकी की जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। और अगर हम बात करें भाई कि आपका जो है केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस और कैसे हम तैयारी करेंगे, उस सब के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं और पहले जान लेते हैं कि बिहार एस्टेट है क्या। और भाई अब बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि मैम बिहार एस्टेट का कब आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब बहुत बच्चे ऐसे कमेंट्स करते रहते थे, मैसेजेस करते रहते थे कि मैम बिहार एस्टेट के बारे में बताइए। तो भाई अब जो है आपके इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो टीचर बनने के लिए अब आपकी जो टीचिंग जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। जैसे कि पहले आपका LT ग्रेड हुआ, उसके बाद आपका GIC हो गया, GIC में भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो, और अब आ गया है आपका बिहार एस्टेट। तो आइए बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। अगर बच्चों पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें कि बिहार एस्टेट के है क्या। ये एस्टेट जो होता है बेटा सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और ये कंडक्ट कराया जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, यानी कि BSEB की तरफ से आपका ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस तो आपको पता ही है, टीचिंग का पर्पस है। और वो क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर टीचिंग जॉब्स इन बिहार गवर्नमेंट स्कूल, बिहार सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद हेतु पात्रता परीक्षा जो होती है उसके लिए यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन के बेसिस पर कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो जनरल सब्जेक्ट और पहले उनके कोड्स क्या होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपके कोड की ज़रूरत होगी कि अगर केमिस्ट्री है तो सब्जेक्ट का कोड क्या है। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हिंदी का 201 है, उर्दू का 202 है, अंग्रेजी का 203। यहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, यहाँ आपको भौतिक विज्ञान देखा और उसके नीचे है आपका रासायनिक विज्ञान। और यहाँ पर जो क्रम संख्या है 15 और 215 आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, उसका कोड होने वाला है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, रसायन विज्ञान की, रसायन शास्त्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो कोड होने वाला है वो होने वाला है 215, ठीक है। जब भी आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें इस कोड की जरूरत होगी आपको। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा शैक्षणिक और परीक्षण योग्यताओं की, क्या आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, बेसिकली इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ संबंधित विषय, यानी कि जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में 50% अंकों के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG की बात करी गई है, साथ में B.Ed, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, यानी कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए और वो भी केमिस्ट्री से 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, उससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ में B.Ed की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपेयरिंग हो, आप कर रहे हो तो क्या मैम हम दे सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं भाई, B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखते हो यहाँ पर आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम, जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनके लिए न्यूनतम जो परसेंटेज है वो है 45% अंक। 45% अंक होने चाहिए आपके किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अंकों के साथ स्नातकोत्तर। और अगर हम यहाँ पर बात करें B.Ed भी मान्य है, ठीक है, B.Ed भी मान्य है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यहाँ पर आपको 2002, 2007, 2000 के यहाँ पर विनियमों के अनुसार आपको ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जरूरी है। अगर आप यहाँ पर आरक्षित हैं तो 50, अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, 45% आपकी PG में हो और साथ में आपका B.Ed हो, ठीक है। और अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं हैं तो यहाँ पर आपको 50% PG में चाहिए, ठीक है, यानी कि मास्टर्स में, और साथ में आपका B.Ed होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ
पर देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न बिहार एस्टेट 2025 पेपर 2 पैटर्न की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, एग्जाम का मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होता है, पेन एंड पेपर मोड। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे बेटा आपके 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स भी आपके 150 ही होने वाले हैं। ठीक है, टाइम आपको दिया गया है 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 घंटा आपका टाइम है भाई। ठीक है, 150 मिनट में, यानी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दी गई है आपको। 150 ही क्वेश्चन है और आपके 150 ही मिनट में आपको वो करना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही करोगे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड में भी होने वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मोर देन 1 मिनट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें क्या नेगेटिव मार्किंग है तो आंसर है नहीं भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाना है आपको। जब बिहार एस्टेट की बात आती है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर पेपर कंपोजिशन की बात करें, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो यहां पर बेटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर आर्ट, तो उसमें उसके भी आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन, आर्ट ऑफ टीचिंग के 50 क्वेश्चन भी 50 ही मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन और टोटल नंबर आपके 150 होने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि क्या पैटर्न होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं की पॉइंट्स को बाद में देखूं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पर आपका देखना जरा, केमिस्ट्री सेक्शन इंक्लूड ऑल 3 ब्रांचेस। आपको पता है जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तीनों की तीनों ब्रांचेस होंगी, यानी कि किन ब्रांचेस की बात करें, भौतिक रसायन की बात करी जा रही है, अकार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जा रही है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड यहाँ पर आपको पेडालॉजिकल मेथड्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, एजुकेशनल आपकी फिजियोलॉजी जो है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है। ठीक है, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट टेक्निक्स जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है, TLM, एंड यहाँ पर आपके एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आपका यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो मेन जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री है और आपका 150 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, जिसमें आपके भौतिक रसायन जो है, आपका कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक यानी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों केमिस्ट्री को इंक्लूड करके 100 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने वाले हैं। 50 मार्क्स के आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से आने वाले हैं, जिसमें आपकी ये सब चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अगर आप आगे चलते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं जो विषय समूह है, सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट PG लेवल, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है वो क्या होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स की, तो फिजिक्स देखना जरा, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फिजिक्स से बिहार एस्टेट का फॉर्म फिल करने के लिए। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री या फिर अगर केमिस्ट्री है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो केमिस्ट्री से अपना बिहार एस्टेट का फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर केमिस्ट्री के लिए जो चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपको यहां पर केमिस्ट्री हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में भी दिया गया है, कॉमर्स के, बॉटनी, जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, मतलब आपके लिए तो भरमार मात्रा है कि अगर इनमें से माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से कुछ भी होता है तो आप एलिजिबल हो। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो सिर्फ, फिर भी देखा जाए तो फिजिक्स में फिर भी आपका ज्यादा स्कोप है एज कंपेरिजन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आपका बायोकेमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैथ के लिए आप देख सकते हो मैथमेटिक्स और अप्लाई मैथमेटिक्स, जो बच्चे मैथ से तैयारी करना चाह रहे हैं बिहार एस्टेट की। अब यहां पर बात कर लेते हैं डिटेल्ड टॉपिक फॉर केमिस्ट्री एस्टेट पेपर के लिए, जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है बच्चों। अब एक चीज मैं बता देती हूं, जब हम बिहार एस्टेट की बात करते हैं उससे पहले जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है
एनसीईआरटी आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पर। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको दे दिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी को तो पहले कवर करना है, बाकी सारी चीजें आपको हम पे छोड़ देनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहला टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चलती हूं, इसमें आपको बोहर्स मॉडल होगा, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिस हो गए, क्वांटम नंबर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, वेव पार्टिकल आपका ड्यूलिटी हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में आने वाले हैं। फिर आएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपके जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपको। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp और sp2 और sp3 बेस्पर थ्योरी की बात करी गई है। मतलब देखा जाए केमिकल बॉन्डिंग में काफी ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है। वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिस डाइपोल मूवमेंट की भी बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात करती हूं बेटा, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीरियडिक टेबल आ जाएगा, लेआउट, पीरियडिक ट्रेंड्स आ जाएंगे, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेस लॉ, और आपका स्पॉन्टेनिटी यानी कि आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी की बात करी गई है, गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली है। और अगर हम आगे चलते हैं तो आएगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैम सिलेबस तो काफी ज्यादा है ना। देखो सिलेबस तो है बेटा और कवर भी हमें ही करना है, उसकी टेंशन अभी नहीं लेनी। अभी बस आप टेंशन किस चीज की लेनी है कि भाई अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वैसे ही फिल करने स्टार्ट कर देने हैं और अपनी तैयारी को। अब देखो अभी माना तुमने कहीं से बैच नहीं लिया, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो होंगी ही, तो उनसे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब तुम्हारे पास कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिस एग्जाम का तुम वेट कर रहे हो, तो फिर उसी दिन से तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर ये नहीं सोचना सिलेबस कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे, इसका वेट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपने पहले ही जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो पहले ही थोड़ा थोड़ा देख लिया होगा, बस नोटिफिकेशन का तो थोड़ा सा इंतजार था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके लॉ ऑफ मास एक्शन है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट हो गया, टेम्परेचर आपका कैटलिस्ट हो गया, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, रेट लॉज हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और कॉलिजन थ्योरी, ये सब चीजें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी कि ईएमएफ, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, नर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट आता है फेज इक्विलिब्रिया या फिर फेज रूल। अगर हम बात करें फेज इक्विलिब्रिया, देखो छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये काफी नंबर आपको दे सकता है और बहुत ही इजी चैप्टर होता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि अरे फेज इक्विलिब्रिया छोड़ के चले जाएंगे, गलती भी मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा तुमको पढ़ने में। इसमें फेज कंपोनेंट, इसमें कुछ नहीं पूछता तुमसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को पूछ लेता है, कंपोनेंट्स पूछ लेता है, आपके जो फेज डायग्राम है उसके बारे में पूछ लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपका वेपर प्रेशर हो गया, लॉरिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गए आपके, ये सब चीजें आपके आ जाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इसमें आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आने वाले हैं, जिनमें एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके आने वाले हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, फिर आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सबसे बड़ा चैप्टर होता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और सबसे डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है पूरा का पूरा आपका मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी बेस्ड इन द सेंस कि इसमें जितना तुम याद करोगे उतने ही क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें, अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, इनऑर्गेनिक में तुम्हें अपनी लर्निंग स्किल्स पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो तुमको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। फिजिकल और ऑर्गेनिक में तुम्हें सॉल्व करनी पड़ती हैं कुछ चीजें, लेकिन जब इनऑर्गेनिक की बात आ जाती है तो वहां पर तुमको बहुत सारी नहीं, बहुत ज्यादा सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तरीके हम बता देंगे, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी और एफ ब्लॉक, जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगी, और एफ ब्लॉक एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं जब इनऑर्गेनिक की बात आती है। एक तो ये वाला, ये तीन जो होते हैं इनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी ये इतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है, इजी है, बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। आगे आता है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली चीज आती है जीओसी, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, या फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये सब चीजें, और फिर उनके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या क्या चीजें, रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहली चीज, उनके बेसिस पर हम यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के मध्यवर्ती होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, इन सब चीजों की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? इंडक्टिव इफेक्ट के, रेजोनेंस के, हाइपर कॉन्जुगेशन के। अब फिर आता है, इसी में इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म दे दिया है, अलग से नहीं ऐड किया चैप्टर, वो इन्होंने इसी में ऐड कर दिया है। यहां पर इन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म को भी इसी में ऐड कर दिया है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तभी आप बता पाओगे कैसे यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म में कूदोगे। सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की, इससे तो सब वाकिफ होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है, अगर किसी को नहीं आता तो वो भाई अच्छे से पढ़ा ही नहीं है 11th-12th में, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है, ये तुम्हें आना ही चाहिए, ऑटोमेटिकली तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी है तो, क्योंकि इसमें एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, उनके नोमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये सब चीजें आपकी 11th-12th लेवल की होती हैं। अगर बात करें, नेक्स्ट आता है हेलोजिनेटेड कंपाउंड, जिसमें आपके हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स आते हैं। ये दोनों तो ऐसे हैं कि इनमें मैं आपको पे विश्वास कर सकती हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों चैप्टर्स को तो पहले से ही कर रखा होगा, नहीं करा है तो वो बात अलग है, ठीक है, यानी कि आप कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं थे। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें आपके एल्कोहल्स, फिनोल, ईथर आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन आ जाएगा उनका, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें अमीन्स आएंगे, के अमाइड्स आएंगे, डायजोनियम सॉल्ट्स आएंगे, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, रिएक्शंस एंड यूजेस आ जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंपाउंड में अमीन्स, अमाइड, ये तो हो गया था। पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, पॉलीमर्स के टाइप क्या होते हैं, कोई पॉलीमर बन रहा है तो वो किस मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपसे पीवीसी पूछ लिया जाए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो किससे बना होता है, विनाइल क्लोराइड उसकी मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है। वेकेलाइट जो होता है किस टाइप का पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंजाइम, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आता है ड्रग्स एंड देयर आपके कैटेगरीज जो होंगी, एंटीसेप्टिक्स होंगे, एंटीबायोटिक्स होंगी, केमिकल्स इन फूड्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, स्वीटनर्स होंगे, क्लींजिंग एजेंट्स होंगे, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये था आपका भाई सिलेबस, ये था आपका सिलेबस जो केमिस्ट्री का होने वाला है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बड़ा है, आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं, बस अब जो काम करना है वो है कि उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, और जो चीजें तुम्हारे से छूट गई हैं वो चीजों को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, और उसकी जो जिम्मेदारी है आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हम बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, कनेक्टिविटी बनाए रखनी है हमारे साथ में, और बस अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करना है। आप बोलते जाइए कि मैम हमें ये चाहिए, और हम वो करवाते चले जाएंगे। बस ट्रस्ट ऑन योर टीचर, अपने टीचर पर ट्रस्ट रखो भाई, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे तुम्हें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, इस एग्जाम से अपनी रैंक निकालने में, या फिर अगर हम बोले एक अच्छा टीचर बनने में, ठीक है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा टीचर जो तुम्हें पढ़ाए उसका भी बहुत रोल होता है। अब फाइनल टिप्स की बात कर लेते हैं कुछ। पहला टिप मैं दे चुकी हूं कि भाई अपनी जो है एनसीईआरटीज,
केमिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी आप देखोगे। 11th-12th की एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो अब तुमको ये तो पता ही चल गया होगा कि 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 ही मिनट दिए गए हैं, 150 ही मिनट दिए गए हैं, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए, और 150 ही नंबर है, 150 ही क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो उतना हार्ड पेपर नहीं होने वाला। अगर उतना हार्ड पेपर होता तो 150 के लिए कम से कम वो 300 मिनट देता तुमको, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 2 मिनट तो देता ही देता, तो उतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है। अगर आप अपने दिमाग में ये रखोगे कि हार्ड होगा, ये होगा, वो टेंशन सबको होती है बेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो है उनका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो वीक होगा, तो बेटा उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तुमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, कैसे कौन सी यूनिट को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे थर्मोडायनेमिक है, इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है, इनमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही पूछी जाती है आपसे, ठीक है। थोड़ा सा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर जब पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो यहां पर गलती होती है किसमें, ट्रेंड्स में, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं ट्रेंड्स में, ठीक है, तो आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि यहां पर आपको ट्रेंड्स याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, उनका रीजन याद होना चाहिए कि अच्छा अगर यहां पर एक्सेप्शन है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ ट्रेंड ही पूछेगा, ठीक। अब देखना जरा, देखना फॉर इनऑर्गेनिक यू शुड मेमोराइज ट्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। जैसे जब हम लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो वहां पर आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो आपके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे होंगे, तो वो क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है इसका, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे रिएक्शंस होती हैं, जैसे विटिक रिएक्शन हो गई, उसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। विटिक रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका यूज क्या है, क्यों करवा रहे हैं हम उसको, क्या बनता है, तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड से अगर हमें एल्कीन बनानी है, ठीक है, तो हम विटिक रिएक्शन करवाते हैं। रिवीजन देखो, रिवीजन तो आपका होना ही होना चाहिए। रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। तो रिवीजन जो भी आप पढ़ोगे, आज मान लो आपने मुझसे कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, तो जो मैं पहला लेक्चर ले रही हूँ, जो जब दूसरा लेक्चर अटेम्प्ट करने आओ तो उससे पहले तुम्हें पहला लेक्चर जो है पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी उससे रिलेटेड डाउट हो तुम आके पूछो, ठीक है। मैं भी आऊँ तो मैं लास्ट वाले लेक्चर का एक 5 मिनट का 10 मिनट का रीकैप दे दूँ ताकि तुम मेमोराइज कर पाओ उस चीज़ को, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, हम टीचर्स तो देते ही हैं क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा भी काम हो जाता है कुछ चीजें अपनी तरफ से डालने का, ठीक है। तो अब वो टाइम आ चुका है जब आप थोड़े से एफर्ट्स अपनी तरफ से डालोगे और बाकी के एफर्ट्स तो आपको हमारे द्वारा मिल ही जाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर आप बिहार एस्टेट ना देके अगर आप देना चाह रहे हो, क्या अगर आप LT ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो या GIC की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर आपको बैच भी मिल जाएगा। जैसे आपको करना कुछ नहीं है, आप जाओगे अड्डा 24/7 की साइट पे जाना, अड्डा 24/7 की साइट पे जाकर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पर जाते हैं, ऑल कोर्सेज पर टीचिंग सेगमेंट चूज करते हैं, यहाँ पर आपको UP LT ग्रेड और GIC दोनों मिलेगा। अगर आप UP LT ग्रेड साइंस से तैयारी करना चाह रहे हैं, यहाँ व्यू ऑल पर जाइएगा, एंड व्यू ऑल में जैसे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको साइंस फाउंडेशन प्रीलिम्स एंड फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी 1724 का है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो YT17। जैसे ही आप YT17 यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तो ये आपको पड़ेगा 1574 में, जो 1724 का बैच था। अब मान लीजिए आप जो है आप GIC की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो GIC का बैच भी दिखा देती हूं मैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा GIC केमिस्ट्री, GIC लेक्चरर केमिस्ट्री प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच, जिसमें गौरव सर और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं। आप यहां पर क्लिक करोगे, ये जो बैच है आपका 1840 का है, इस पे बाय नाउ पर जाओगे, यहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है YT17। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये आपको दिखेगा 1680 रुपए में। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम बिहार एस्टेट पर भी बैच लाने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस, मिलते हैं उस बैच के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, और अब आप जो है अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।